हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। पिछले वीडियो में हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा था और आज के इस वीडियो में हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम। देखिए सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम की परिभाषा समझने से पहले हम सर्वनाम का अर्थ जान लेते हैं। देखिए परिभाषा पढ़ाते वक्त मैं यही कहूँगी कि आप शब्दों के अर्थ को समझें। परिभाषा रटने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको खुद ही याद हो जाएगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सर्वनाम शब्द होता क्या। सर्वनाम शब्द जो है वो दो शब्दों के मेल से बना है। सर्व जमा नाम, जिसका अर्थ होता है सभी का नाम, जो सबके नाम के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम। इसका मतलब है कि हम किसी भी व्यक्ति के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो आपका दोस्त है, मोहन हो, रोशन हो, कोई भी हो। तुम उसके लिए रोशन के लिए भी यूज़ कर सकते हो, मोहन के लिए भी यूज़ कर सकते हो, या फिर किसी भी अन्य व्यक्ति के लिए यूज़ कर सकते हो। जो सबके नाम के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। जैसे उदाहरण देखिए, शिव ने कहा कि कल विद्यालय नहीं आएगा क्योंकि शिव को कल जयपुर जाना है। शिव के मामा जी के घर जा रहा है क्योंकि शिव को शिव के नानी जी से मिलना है। शिव की नानी जी बीमार है। तो इस वाक्य में आप क्या देख रहे हैं, जो शिव शब्द है उसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, जिसके कारण भाषा भी सटीक नहीं लग रहा और बोलने के प्रवाह में भी रुकावट उत्पन्न हो रही है। अगर आप इन्हीं पंक्तियों में सर्वनाम का प्रयोग करेंगे तो आप इस प्रकार बोल सकते हैं। यहाँ देखिए, शिव ने कहा कि कल विद्यालय नहीं आएगा क्योंकि उसे कल जयपुर जाना है। वह अपने मामा जी के घर जा रहा है क्योंकि उसे अपनी नानी जी से मिलना है और उसकी नानी जी बीमार है। तो इस वाक्य में आपने क्या देखा, इस वाक्य में जो है वो शिव शब्द की जो पुनरावृत्ति से बचने के लिए हमने क्या किया है, वह, उसे, अपने, अपनी, इन शब्दों का प्रयोग किया है। तो इससे क्या हो रहा है, जो हमारी भाषा की प्रवाह है वो भी, उसमें भी कोई रुकावट उत्पन्न नहीं हो रही और भाषा भी बहुत, जो वाक्य है वो भी सुंदर बन गया है और ये वाक्य काफ़ी आकर्षक भी लग रहा है। अब बेसिकली यह कह सकते हैं कि सर्वनाम वह शब्द होते हैं जो संज्ञा के बदले लगाए जाते हैं, यानी संज्ञा के बार बार प्रयोग को रोकने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है वो शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। चलिए अब हम सर्वनाम की भेदों की बात करते हैं। अगर हम सर्वनाम के भेदों की बात करें तो सर्वनाम के जो भेद हैं वो दो आधार पर बांटे गए हैं। याद रखें, सर्वनाम के भेद को दो आधार पर बांटे गए हैं। सबसे पहले है रूप या उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा प्रयोग या व्याकरण के आधार पर। रूप या उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम के दो प्रकार होते हैं। प्रयोग या व्याकरण के आधार पर सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। अगर आपके एग्ज़ाम में एग्जामिनर ने ऐसे प्रश्न पूछ ले कि बताइए सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो आप उस स्थिति में हमेशा सर्वनाम के प्रयोग के आधार को ही चुनेंगे। प्रयोग या व्याकरण के आधार को ही आप हमेशा चुनेंगे कि सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। और जब वो आपको फोकस्ड करके दे कि बताइए उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, तो आप उत्तर देंगे कि 2 प्रकार होते हैं। लेकिन आपसे हमेशा प्रयोग या व्याकरण के आधार पर ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, तो आप 6 ही उत्तर देंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं रूप या उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम के प्रकार की। रूप या उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम के 2 प्रकार होते हैं। पहला है मौलिक सर्वनाम और दूसरा है यौगिक सर्वनाम। मूल यानी मौलिक, जिनसे उनका जन्म हुआ है। सर्वनाम का जिस रूप में जन्म हुआ है उसे हम उसका मूल रूप कहते हैं। आपके एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वनाम की संख्या बताइए कितनी होती है, तो आप उत्तर देंगे 11 होती हैं। कौन कौन से होते हैं, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई और कुछ। ये हमारे मूल सर्वनाम हैं। लेकिन कई बार स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि मैम हम 11 से ज़्यादा गिनवा सकते हैं। जो आप वो 11 से ज़्यादा गिनवाते हैं ना, वो यौगिक सर्वनाम होते हैं, ना कि मूल सर्वनाम। लेकिन फिर आप कहेंगे कि मैम ये क्या होते हैं, का, उसकी, मुझको, मुझसे, मेरी,
ये भी तो सर्वनाम है। जी बिल्कुल, ये भी सर्वनाम होते हैं, पर ये यौगिक सर्वनाम होते हैं, ना कि मूल सर्वनाम। वो यौगिक सर्वनाम कैसे होते हैं? जब इन मूल सर्वनाम पर लिंग, वचन, कारक आदि का प्रभाव पड़ता है तो वो यौगिक सर्वनाम बन जाते हैं। जैसे मूल सर्वनाम आप एक ले लीजिए, मैं। जब इस पे आप कारक शब्द लगाएंगे तो ये क्या बन गया? मैंने। अब मैंने क्या है? यौगिक सर्वनाम। उसी प्रकार से इस पे वचन का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे मैं क्या है? एक वचन। जब इसको आप बहुवचन में चेंज करते हैं तो क्या बन जाएगा? मैं से हम। तो ये क्या हुआ? बहुवचन। इस पे वचन का प्रभाव पड़ते ही ये क्या बन गया? यौगिक सर्वनाम। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि जब मौलिक सर्वनाम, जो मूल सर्वनाम होता है, जब उस पर लिंग या वचन या कारक का प्रभाव पड़ता है तो वो यौगिक सर्वनाम बन जाते हैं। उसे ही हम कहते हैं यौगिक सर्वनाम। ये तो था हमारा उत्पत्ति के आधार पर। आगे अब हम पढ़ते हैं प्रयोग या व्याकरण के आधार पर सर्वनाम के भेद। प्रयोग या व्याकरण के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की। पुरुषवाचक सर्वनाम, देखिए मैं फिर से यही कहूँगी परिभाषा पढ़ाते वक्त कि शब्दों के अर्थ को याद रखें। आपको लंबी लंबी परिभाषा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही रटने की। आप शब्दों के अर्थ को समझें। पुरुषवाचक, इसका मतलब क्या होता है? मनुष्य या किसी प्राणी से जो सर्वनाम वक्ता, श्रोता और किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है, यानी बोलने वाले के लिए भी, सुनने वाले के लिए भी और किसी भी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं, तू, वह आदि। या सिंपल से डेफिनेशन आप ये समझ सकते हैं कि वह सर्वनाम जिस सर्वनाम के पीछे किसी मनुष्य का होना बोध हो, वो क्या कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे यहाँ देखिए, उसने मुझे कहा कि तुम पढ़ रही हो। उसने मुझे कहा कि तुम, यहाँ पर पढ़ नहीं आएगा, तुम आएगा, तुम पढ़ रही हो। यहाँ पे 3 लोगों की बात की गई है। उसने यानी सुनने वाले की भी, और मुझे अपनी भी, और तुम, मतलब यहाँ पर उसने किसी तीसरे व्यक्ति की भी बात की है, मुझे यानी अपनी भी बात की है, और तुम यानी सुनने वाले की भी बात की है। तो यहाँ पर क्या है? सर्वनाम के शब्दों से 3 लोगों की बात की गई है। जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं उनको भी 3 प्रकार से बांटे गए हैं। आपने इंग्लिश में तो पढ़ा ही होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये वही है। हमारे हिंदी में इसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष का नाम दिया गया है। देखिए, आप इसे इस प्रकार से याद कर सकते हैं। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष सबसे बेस्ट यानी सबसे उत्तम कौन? मैं। तो आप उत्तम पुरुष में मैं का प्रयोग करेंगे। मैं सबसे उत्तम कौन? मैं। उसके बाद मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष यानी मेरे बाद अच्छा कौन? आप। उसके बाद बाकी सब यानी अन्य लोग। जो उत्तम पुरुष में है वो मैं, मेरा, मेरी, मुझको, ये सब आएगा। और मध्यम पुरुष में तू, तुझको, तेरा, तेरी आदि का प्रयोग होता है। और अन्य पुरुष में यह, वह, ये, वो शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब सेकंड है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि को निश्चय पूर्वक संकेत करे वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसका मतलब यह है कि जो सर्वनाम हमें निश्चित करता है कि हम इसी के विषय में बात कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह मेरी गाड़ी है, यह मेरी गाड़ी ही, ये मेरी गाड़ी है, मतलब यहाँ पे निश्चित हो गया कि यह गाड़ी मेरी ही है। वह राम की गाड़ी है, यहाँ पर भी निश्चित होने का बोध हो रहा है कि वह राम की गाड़ी है। तो इसलिए ये क्या हुआ? निश्चयवाचक सर्वनाम। अब इसका अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो है वो इसका अपोजिट होता है। जिन सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता, याद रखें, जिससे किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं।
जैसे कोई कुछ, जैसे यहाँ पर देखिए दरवाजे पर कोई खड़ा है। अब कौन खड़ा है ये तो निश्चित नहीं है, इसीलिए ये क्या हुआ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसी प्रकार से उसने कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, तो यहाँ पर भी निश्चित होने का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्या हुआ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम की। संबंधवाचक सर्वनाम वह होते हैं जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जहाँ पर दो बातों का मेल हो उसे हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ पे दो सर्वनामों का संबंध स्थापित किया गया, यानी जिसकी और उसकी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। वैसे ही जैसा करोगे वैसा भरोगे, यहाँ पर भी दो सर्वनामों का संबंध स्थापित किया गया है, वो क्या कहलाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में जहाँ पर प्रश्न का बोध हो कि आपसे कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम आएगा। प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे देखिए, वह क्या कर रहा है, वह क्या कर रहा है। यहाँ पर इस सर्वनाम में क्या आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। जहाँ पे जिस सर्वनाम में आपसे प्रश्न पूछा जाए उसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से आपको पता चले कि प्रश्न का बोध हो रहा है तो आप वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम लिखेंगे। बाहर कौन गया है, ये भी क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। यहाँ पर भी प्रश्न का बोध हो रहा है। अब हम बात करते हैं निजवाचक सर्वनाम की। निजवाचक सर्वनाम जो तीनों पुरुष, उत्तम, मध्यम और अन्य में निजी तत्व का बोध हो, निजी तत्व का बोध कराते हैं, वह निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे निजी तत्व का मतलब कि जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है वो क्या कहलाते हैं, निजवाचक सर्वनाम। जैसे वह स्वयं गाड़ी चला सकती है, स्वयं, यहाँ पर कर्ता अपनी बात कर रहा है इसलिए यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम आएगा। तुम अपने आप चले जाना, अपने आप, मैं खुद लिख लूँगा, खुद, ये क्या है, स्वयं, अपने आप और खुद, ये निजवाचक सर्वनाम है। क्यों है, क्योंकि ये जो कर्ता है वो अपने खुद की बात कर रहा है। जहाँ पर कर्ता अपने खुद की बात करता है वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम आता है, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये थे हमारे सर्वनाम के प्रकार और इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है। मैंने आपको कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आपको स्वयं करना है। इसके उत्तर आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।